कभी नोटिस किया है इंडिया की पॉलिटिक्स में करप्शन पर सबसे ज्यादा शोर होता है। हर इलेक्शन में स्पीचेस होती हैं, रैलीज होती हैं, टीवी डिबेट्स में लीडर्स एक दूसरे को करप्शन का सिंबल बताते हैं। लेकिन जब बात आती है पॉलिटिकल फंडिंग के रूल्स की, तब सडनली सब कुछ थोड़ा क्वाइट हो जाता है, क्योंकि असली गेम वहीं से स्टार्ट होता है जहां पैसा सिस्टम में एंटर करता है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे लॉ को डिकोड करने वाले हैं जिसके अराउंड इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस छुपी हुई हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए). इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एफसीआरए एक्चुअली क्या है, ये लॉ इंडिया में कब और क्यों आया, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इसको किस कॉन्टेक्स्ट में इंट्रोड्यूस किया था, फिर बाद में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने इसको रिफॉर्म क्यों किया। हम ये भी देखेंगे कि ओपोजिशन में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस लॉ के कुछ प्रोविजंस पर विरोध क्यों किया था, और फिर पावर में आने के बाद इन्फोर्समेंट और स्ट्रिक्ट कैसे हो गया। इसके बाद स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक लीगल केस आता है जिसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसे वॉचडॉग ग्रुप्स एलिगेशंस लगते हैं, पॉलिटिकल फंडिंग रूल्स वायलेट हुए हैं, और दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट भी इस कंट्रोवर्सी को और सीरियस बना देता है। और इसी डिस्कशन में हम वेदांता रिसोर्सेज केस का एंगल भी समझेंगे और देखेंगे कि कैसे कॉर्पोरेट फंडिंग और पॉलिटिक्स का कनेक्शन करप्शन डिबेट को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। लेकिन इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, हम ये भी डिकोड करेंगे कि मॉडर्न पॉलिटिकल करप्शन का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, लीगल लूपहोल्स कैसे क्रिएट होते हैं, और कभी कभी कैसे रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन दोनों एक ही सिस्टम के बेनिफिशियरी बन जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के बावजूद बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इस पर डिटेल में बात क्यों नहीं करते। तो अगर आप जेन्युइनली समझना चाहते हो कि इंडिया में पॉलिटिक्स, फंडिंग और करप्शन का सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हिस्ट्री समझो इसकी। इंडिया में फॉरेन फंडिंग का इशू कोई नया नहीं है। 1960s और 1970s के टाइम कोल्ड वॉर चल रहा था। दुनिया दो कैंप्स में डिवाइडेड थी, अमेरिका का ब्लॉक और सोवियत यूनियन का ब्लॉक। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में पॉलिटिकल मूवमेंट्स को फॉरेन गवर्नमेंट्स इनडायरेक्टली फंड कर रही थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की गवर्नमेंट को भी कंसर्न हुआ कि कहीं फॉरेन पावर्स इंडियन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस ना कर दें। इसी बैकग्राउंड में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 1976 में ओरिजिनल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 पास किया। लॉ का बेसिक ऑब्जेक्टिव था सिंपल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कैंडिडेट, जर्नलिस्ट या एनजीओ अगर फॉरेन फंडिंग रिसीव करे तो उसको गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना होगा और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। ऑफिशियल जस्टिफिकेशन नेशनल सिक्योरिटी और पॉलिटिकल सोवरेनिटी था। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट था कि डेमोक्रेसी को फॉरेन इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करना जरूरी है। पेपर पर ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगता है, लेकिन जब कोई रेगुलेटरी लॉ पॉलिटिकल इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है, तब उसका मिसयूज का रिस्क भी उतना ही रियल होता है। टाइम के साथ इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबलाइज होने लगी। 1990s के बाद फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी, एनजीओस का नेटवर्क बढ़ा, इंटरनेशनल फाउंडेशन इंडिया में प्रोजेक्ट फंड करने लगे। 1976 का लॉ आउटडेटेड लगने लगा। इसी रीजन से 2010 में गवर्नमेंट ने एक नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, और गवर्नमेंट का आर्गुमेंट था कि मॉडर्न इकोनॉमी के लिए अपडेटेड रेगुलेशन जरूरी है। न्यू एफसीआरए 2010 ने एनजीओस और ऑर्गेनाइजेशन के लाइसेंसिंग सिस्टम को टाइटन किया, रिपोर्टिंग रूल स्ट्रिक्ट किए और गवर्नमेंट को ज्यादा रेगुलेटरी पावर दी। लेकिन इसी फेज में ओपोजिशन, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी, ने कुछ प्रोविजंस पर कंसर्न रेज किए। बीजेपी के कुछ एमपीज ने पार्लियामेंट में आर्ग्यू किया कि गवर्नमेंट के पास एक्सेसिव डिस्क्रिशनरी पावर आ रही है, जिसे पॉलिटिकल टारगेटिंग का रिस्क है। आर्गुमेंट ये था कि अगर किसी एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन का स्टांस गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट हो तो एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल करके उसको फाइनेंशियली क्रिपल किया जा सकता है। पार्लियामेंट में डिबेट्स में ये कंसर्न ओपनली रेज हुए थे। बीजेपी के कुछ लीडर्स ने इवन ये भी आर्ग्यू किया कि लॉ का स्ट्रक्चर एम्बिगुअस है और मिसयूज का पोटेंशियल रखता है। ये वो फेज था जब बीजेपी ओपोजिशन में थी और कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में। लेकिन आयरनी यहीं से शुरू होती है। 2014 के बाद पॉलिटिकल इक्वेशन रिवर्स हो गई। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पावर में आई और एफसीआरए का इन्फोर्समेंट और स्ट्रिक्ट हो गया। गवर्नमेंट का आर्गुमेंट था कि बहुत सारे एनजीओस फॉरेन फंडिंग का मिसयूज करते रहे हैं और नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को डिसरप्ट कर रहे हैं। एनवायरमेंटल कैंपेन्स और एक्टिविज्म पर भी स्क्रूटनी बढ़ गई। एग्जाम्पल के लिए ग्रीन पीस इंडिया का केस काफी फेमस हुआ, जहां एफसीआरए लाइसेंस सस्पेंड किया गया। गवर्नमेंट ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। क्रिटिक्स ने कहा कि इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म को सप्रेस किया जा रहा है। इसी तरह थाउजेंड्स एनजीओस के लाइसेंस कैंसिल हुए। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन कंप्लायंस इशू था, लेकिन क्रिटिक्स ने इसको सेलेक्टिव इन्फोर्समेंट बोला। अब स्टोरी का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर आता है, पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग से रिलेटेड। 2014 में एक लीगल केस हुआ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स,
और एक और एनजीओ के थ्रू। केस गया दिल्ली हाई कोर्ट और एलिगेशन सीरियस थे। क्लेम ये था कि इंडिया की दो सबसे बड़ी पार्टीज बीजेपी और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने फॉरेन फंडिंग रूल्स वायोलेट किए हैं। केस स्पेसिफिकली एक मल्टीनेशनल माइनिंग ग्रुप वेदांता रिसोर्सेज के अराउंड था। एलिगेशन थे कि वेदांता की इंडियन सब्सिडरीज ने पॉलिटिकल डोनेशंस दिए जबकि पेरेंट कंपनी फॉरेन एंटिटी थी। अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन फॉलो होता तो ये टेक्निकल फॉरेन कंट्रीब्यूशन वायलेशन हो सकता था। 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि दोनों पार्टीज ने एफसीआरए प्रोविजंस वायलेट किए हैं और गवर्नमेंट को एक्शन कंसीडर करना चाहिए। यहां से सिचुएशन एक्सप्लोसिव होती है। अगर इन्वेस्टिगेशन होता तो इंडिया की दोनों लार्जेस्ट नेशनल पार्टीज लीगल कंट्रोवर्सी में फंस सकती थी। यहीं पर करप्शन का रियल मैकेनिज्म समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मॉडर्न पॉलिटिक्स में करप्शन हमेशा सूटकेस में कैश ले जाने से नहीं होता। आज के टाइम में करप्शन का सबसे सोफिस्टिकेटेड फॉर्म होता है लीगल लूपहोल्स और रेगुलेटरी इंजीनियरिंग। मतलब पैसा ओपनली इलीगल नहीं होता, लेकिन सिस्टम के अंदर ऐसे रूल्स क्रिएट किए जाते हैं जहां इन्फ्लुएंस क्वाइटली फ्लो करता रहे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड और पॉलिटिक्स का रिलेशन यहाँ क्लियरली दिखता है। कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करती हैं क्योंकि पॉलिसी डिसीजंस उनके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। माइनिंग पॉलिसी, इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर कोई कंपनी किसी पार्टी को डोनेशन देती है तो टेक्निकली वो लीगल हो सकता है, लेकिन जब पॉलिसी डिस्कशन उस कंपनी के फेवर में आने लगते हैं तब क्रिटिक्स इसे इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स बोलते हैं। फॉरेन फंडिंग का इशू इसी जगह सेंसिटिव बन जाता है। अगर कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इनडायरेक्टली इंडियन पॉलिटिकल इकोसिस्टम को फंड करे तो थियोरेटिकली पॉलिसी इन्फ्लुएंस का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए एफसीआरए ओरिजिनली बनाया गया था, लेकिन जब सब्सिडरीज का मॉडल यूज हुआ तो एक ग्रे जोन क्रिएट हो गया। पेरेंट फॉरेन है लेकिन सब्सिडरी इंडियन है। यहां से लीगल एम्बिग्यूटी स्टार्ट हुई। इसी एम्बिग्यूटी के अराउंड वेदांता कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। जब कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि डोनेशन टेक्निकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन वायलेशन कैटेगरी में आ रहे हैं, तब पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को एक बड़ा रिस्क समझ आया। अगर स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन अप्लाई हुआ तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों इन्वेस्टिगेशन के स्कोप में आ जाएंगे। यहीं पर पॉलिटिक्स का सबसे फैसिनेटिंग मूवमेंट आता है। राइवल पार्टीज जो टीवी डिबेट्स में एक दूसरे को करप्शन का सिंबल बताती थी, सडनली एक लीगल मैंडेट के थ्रू सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं। 2016 में फाइनेंस एक्ट 2016 के थ्रू कॉर्पोरेट फंडिंग डेफिनेशन मॉडिफाई कर दी गई। अब अगर कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो उसको ऑटोमेटिकली फॉरेन रिसोर्स नहीं माना जाएगा, चाहे ओनरशिप फॉरेन हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्विस्ट ये था कि अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव बनाया गया, मतलब पास्ट डोनेशन भी सडनली लीगल हो गए। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जो पैसा कल तक क्वेश्चनेबल कैटेगरी में था वो आज कंप्लायंस कैटेगरी में आ गया। और इसी चेंज का बेनिफिट सिर्फ रूलिंग पार्टी को नहीं मिला, ऑपोजिशन को भी मिला। इसलिए कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने इस मूवमेंट को सरकास्टिकली डिस्क्राइब किया इंडिया के रेयर बाय पार्टीशन कंसेंसस, जहां दोनों साइड सेफ हो गई। यहां करप्शन का मतलब सिर्फ इलीगल ट्रांजैक्शन नहीं होता, कभी कभी करप्शन का मतलब होता है सिस्टम को ऐसे मॉडिफाई करना जहां पावरफुल एक्टर्स के इंटरेस्ट लीगली प्रोटेक्टेड हो जाएं। और इसी फिनोमिनन को कुछ एनालिस्ट स्ट्रक्चरल करप्शन बोलते हैं, जहां इंडिविजुअल रॉन्ग डूइंग से ज्यादा प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशन डिजाइन का होता है। लेकिन पॉलिटिक्स में कभी कभी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आइडियोलॉजी से ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसीलिए जब फंडिंग लॉस का इशू डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज को अफेक्ट करता है तो कन्फ्रंटेशन की जगह क्वाइट कंसेंसस दिखता है। क्रिटिक्स ने तुरंत पॉइंट आउट किया कि इस चेन से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को रिलीफ मिल गया। यहीं पर एक पॉलिटिकल पैराडॉक्स क्रिएट होता है। पब्लिक स्पीचेस में पार्टीज एक दूसरे पर करप्शन का एलिगेशन लगाती हैं, लेकिन जब फंडिंग लॉस का इशू डायरेक्टली उनके खुद के सर्वाइवल से कनेक्ट हो जाता है तो सडनली कन्फ्रंटेशन की जगह क्वाइट कंसेंसस दिखता है। ये वही मूवमेंट था जहां क्रिटिक्स ने कहा कि पॉलिटिकल फाइनेंस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी का गैप है। एनजीओस के लिए एफसीआरए एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग रूल्स कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल होते जाते हैं जब उनका खुद का इंटरेस्ट स्टेक पर हो। अब सवाल आता है कि लॉ थियोरेटिकली करप्शन को टैकल कैसे करता है। एफसीआरए का कोर प्रिंसिपल ये है कि फॉरेन एंटिटीज इंडियन पॉलिटिक्स और सिविल सोसाइटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ना करें। अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन या फाउंडेशन किसी पॉलिटिकल एजेंडा को फंड कर दे तो डेमोक्रेसी डिस्टॉर्ट हो सकती है। इसीलिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करना करप्शन प्रिवेंशन का एक टूल माना जाता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में चैलेंज इन्फोर्समेंट का होता है। अगर इन्फोर्समेंट न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट हो तो लॉ इफेक्टिव होता है। अगर इन्फोर्समेंट सेलेक्टिव लगे तो वही लॉ पॉलिटिकल वेपन बन सकता है। इसी वजह से एफसीआरए डिबेट कॉम्प्लिकेट हो जाती है। गवर्नमेंट सपोर्टर्स बोलते हैं कि फॉरेन फंडेड एनजीओस कभी कभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को डिरेल करते हैं और नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट कैंपेन्स चलाते हैं। क्रिटिक्स बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी पर एक्सेसिव कंट्रोल डेमोक्रेसी को वीकन करता है। सच शायद इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं है।
अब एक और इम्पोर्टेंट एंगल आता है, बड़े इन्फ्लुएंसर्स का साइलेंस। इंडिया में पॉलिटिकल कमेंट्री चैनल्स बहुत एक्टिव है, लेकिन एफसीआरए जैसे रेगुलेटरी टॉपिक्स पर डीप सिस्टमैटिक एनालिसिस रेयर है। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन कॉम्प्लेक्सिटी है, ये टॉपिक टेक्निकल है और ऑडियंस को इंस्टेंटली एक्साइट नहीं करता। दूसरा रीजन रिस्क है, एफसीआरए का डिबेट एनजीओस, एक्टिविज्म और गवर्नमेंट पावर के इंटरसेक्शन पर आ जाता है, जो पॉलिटिकल सेंसिटिव स्पेस है। तीसरा रीजन इकोसिस्टम डिपेंडेंसी भी हो सकता है। मीडिया और सिविल सोसाइटी का इकोसिस्टम इंटरकनेक्टेड होता है और कभी कभी लोग कंट्रोवर्शियल फंडिंग डिबेट्स में डायरेक्टली एंटर करने से कोशिश रहते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल ये कहता है कि अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस भी पूछने चाहिए। अगर एनजीओस पर स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी हो सकती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग सिस्टम पर भी इक्वल ट्रांसपेरेंसी डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन से नहीं चलती, फंडिंग से भी चलती है। पैसा पॉलिटिक्स का फ्यूल होता है और जब फ्यूल का सोर्स अनक्लियर हो तो इंजन किस डायरेक्शन में जा रहा है ये समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एफसीआरए का डिबेट सिर्फ एक लॉ का डिबेट नहीं है, ये एक्चुअली एक बिगर क्वेश्चन है। इंडिया का पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना अकाउंटेबल। पार्टीज एक दूसरे को करप्शन का सिंबल बताती रहेंगी, इन्फ्लुएंसर्स अपने नैरेटिव्स बनाते रहेंगे, लेकिन जब तक फंडिंग इकोसिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तब तक करप्शन का एक्यूजेशन भी हाफ स्टोरी ही रहेगा। और शायद इसीलिए इस टॉपिक पर साइलेंस भी इतना लाउड लगता है, क्योंकि कभी कभी पॉलिटिक्स में सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी वही होती है जहां सबको सब पता होता है लेकिन कोई लाउडली बोलना नहीं चाहता। तो अब जब हम पूरा एफसीआरए का हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सी देख चुके हैं, एक चीज क्लियर हो जाती है, पेपर पर ये लो डेमोक्रेसी को फॉरेन इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्ट करने के लिए बना था और थियोरेटिकली ये एक इंपॉर्टेंट सेफगार्ड भी है। लेकिन रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई भी लॉ सिर्फ उसके इंटेंशन से जज नहीं होता, उसके इम्प्लीमेंटेशन और लूप होल से जज होता है। यहाँ पैराडॉक्स दिखता है, एनजीओ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कंप्लायंस एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, लेकिन जब बात पॉलिटिकल फंडिंग इकोसिस्टम की आती है तब रूल्स की इंटरप्रिटेशंस और अमेंडमेंट सडनली बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और इसी जगह से करप्शन का डिबेट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पॉलिटिक्स में पार्टीज एक दूसरे पर करप्शन का एक्यूजेशन लगाती रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे राइवल्स पब्लिक स्टेज पर एक दूसरे को चैलेंज करते रहेंगे, लेकिन जब फंडिंग सिस्टम का डीपर लेयर सामने आता है तो कभी कभी राइवलरी के पीछे एक साइलेंट कंसेंसस भी दिख जाता है। और शायद इसीलिए डेमोक्रेसी में सिटीजन्स का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक पब्लिक सिर्फ स्पीचेज और स्लोगन्स पर फोकस करती रहेगी तब तक सिस्टम के डीपर क्वेश्चंस रेयरली डिस्कस होंगे। वीडियो को एंड करने से पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस आपके लिए। क्या इंडिया का पॉलिटिकल फंडिंग सिस्टम जेन्युइनली ट्रांसपेरेंट है? क्या लॉज जैसे एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट करप्शन को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है या कभी कभी सिस्टम्स के लूप होल्स भी क्रिएट कर देते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सिटीजन्स को पॉलिटिकल पार्टीज के फंडिंग सोर्सेज के बारे में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी डिमांड करनी चाहिए? क्योंकि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट से नहीं चलती, डेमोक्रेसी पैसों से भी चलती है और जब पैसा इनविजिबल हो जाता है तब पावर का रियल डायरेक्शन भी इनविजिबल हो जाता है। अब आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही न्यू एनालिसिस के लिए। मिलते हैं नए एनालिसिस के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।